टॉपिक हमें शुरू करना है कोलिजन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, कोलिजन का है। सबसे पहले समझेंगे कि कोलिजन के कितने टाइप होते हैं या क्या क्या फैक्टर है, यहाँ पे क्या सारी चीजें हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस यहाँ पे जरूर अच्छे तरीके से करना है। राइट, पहले देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। लेट्स से यहां पे हमने क्या किया है, दो मासेस लिए, एक है M1 और दूसरा है M2। दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। या तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर सकते हैं या अपोजिट डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। लेट्स से दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ये मूव कर रहा है V1 से और ये मूव कर रहा है V2 से। अगर इनको कोलाइड करना है तो V1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, V2 से। अगर इधर मूव कर रहे हैं तो ये जो पीछे है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तभी ये क्या कर सकता है, कोलाइड कर सकता है। राइट, तो V1 ज्यादा है किससे, V2 से, ये मान लिया, और ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा। फिलहाल ये वाला पार्ट जो है ये कहलाएगा बिफोर कोलिजन। राइट, अभी किसी भी टाइप से कोई कोलिजन यहां पे नहीं हुआ है, तो ये वाला पार्ट कहलाएगा क्या, बिफोर कोलिजन का। अगर ये ज्यादा है, राइट, लेट मान लिया हमने कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ये ज्यादा तेजी से क्या करेगा, मूव करता रहेगा और आएगा और एक टाइम पे क्या करेगा, कोलाइड करेगा। जब कोलाइड होगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि जैसे ही क्या होगा, टकराएगा, जैसे ही कोलाइड करेगा वैसे ही इसमें डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और अगर किसी का कन्फिग्रेशन हम क्या कर दें, चेंज कर दें, किसी को डिफॉर्म कर दें, तो डिफॉर्म करने से उसमें एक स्टोर्ड एनर्जी होती है विच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्या किया, डिस्कस किया हुआ है। तो जिस टाइम पे कोलाइड होंगे, मान लिया कि लेट्स से इनमें थोड़ा सा क्या हो गया है, डिफॉर्मेशन हो गया है। ये होगा हमारा M1 और ये हमारा क्या है, M2। ये वाला पार्ट कहलाएगा ड्यूरिंग कोलिजन। राइट, ये कहलाएगा ड्यूरिंग कोलिजन। राइट, कोलिजन के टाइम पे दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ऐसे कोलाइड कर रहे हैं और कोलिजन से इसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बाद बेस्ड ऑन इनकी इलास्टिसिटी कितनी है, जो ऑब्जेक्ट यहां पे कोलाइड कर रहे हैं ये किस नेचर का है, कितना इलास्टिक है या नहीं है, उसके बेसिस पे इसके बाद वाला प्रोसेस होगा। इलास्टिसिटी कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी कि वो अपने स्ट्रक्चर को डिफॉर्म नहीं होने देता। अगर तुमने या तो डिफॉर्मेशन का क्या करे, अपोज करे, या अगर तुमने डिफॉर्म कर दिया है तो वापस क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे वापस से थोड़ा क्या होना शुरू करेगा, रिफॉर्म होना शुरू करेगा। अगर वापस ये रिफॉर्म होने लगेगा तो वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी और वो कन्वर्ट होने लगेगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अभी हम थोड़ा सा इसको और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन डिफॉर्मेशन के टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी थी कन्वर्ट हुई किसमें, पोटेंशियल में। अब बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी ये रिफॉर्म होने की कोशिश करेगा और जैसे जैसे रिफॉर्म होता जाएगा वैसे वैसे वापस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी और क्या बढ़ने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और मान लिया उसके बाद ये मूव करने लगा, लेट्स से इसको हमने ऐसे ले लिया, ये मान लिया U1, इसे मान लिया U2, कोलिजन के पहले इतना था। और इसके बाद ये मूव करने लगा किससे, V1 से, और ये मूव करने लगा किससे, V2 से। ये वाला पार्ट है आफ्टर कोलिजन, ये वाला पार्ट है आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन से ड्यूरिंग कोलिजन वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। इस टाइम पे ये क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। और ड्यूरिंग कोलिजन टू आफ्टर कोलिजन वाला पार्ट हम बोलेंगे ये है हमारा क्या, रिफॉर्मेशन। ये वापस से धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। अब इस बात पे कि ये कितना रिफॉर्म हो सकता है, डिफॉर्म तो सब होंगे लेकिन डिफॉर्म होने के बाद कितना रिफॉर्म हो सकता है, यहां पे हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कोलिजन कितने टाइप के हो सकते हैं। अगेन कभी भी किसी का टाइप क्या करते हैं, बताते हैं तो हमेशा बताते हैं भाई किसके बेसिस पे, अलग अलग टाइप के बेसिस हो सकते हैं और उसके टाइप से अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो यहां पे जो हम बेसिस फिलहाल ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्या, रिफॉर्मेशन का, कि ये कितना रिफॉर्म होगा और ऑन द बेसिस ऑफ रिफॉर्मेशन की कितना रिफॉर्म हो सकता है, इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा या पार्शियल इलास्टिक होगा। राइट, उसको हम डिफाइन करने से पहले यहां पे एक टर्म और देख रहे हैं, इनको डिफाइन करने से पहले एक टर्म और देख रहे हैं और वो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं ई से।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कंपटीशन में कई बार आया हुआ है और इससे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसा टॉपिक जो एक आध बार कभी आ जाए, आउट ऑफ सिलेबस एक आध बार आ जाए, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो टॉपिक बार बार आया हुआ है और जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाए, इजी हो जाए, उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ही करेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जब हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, राइट, डिफॉर्मेशन। थोड़ी देर के लिए सिंपल इतना याद रखो कि जो E है, रेस्टिट्यूशन है, वो एक रेशियो है रिफॉर्मेशन डिवाइड बाय डिफॉर्मेशन का, कि भाई कितना डिफॉर्म हुआ था, उसके बाद कितना रिफॉर्म हुआ है, कितना रिफॉर्म हुआ, उसी के बेसिस पे। अब समझो, लेट्स से शुरू में बिफोर कोलिजन वाले पार्ट में इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी और इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों ही अपने अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल है। कॉन्फ़िगरेशन में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब है इनके पास पोटेंशियल एनर्जी हम मान सकते हैं कि क्या है, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी और इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, दोनों क्या हुए, काइनेटिक एनर्जी से मूव करते गए और करते करते क्या हुए, कोलाइड हुए। जिस टाइम पे कोलाइड होंगे, जिस टाइम पे कोलिजन होगा, उस टाइम पे ये धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, डिफॉर्म होने लगेंगे। अगर डिफॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब है इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, राइट, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और मैंने बोला था पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखवाया हुआ है कि एक ऐसी स्टोर्ड एनर्जी है जो अपने पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो सकता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे मतलब इसमें एनर्जी स्टोर होगी, तो वही काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होता जाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। ये वाला पार्ट है क्या, ड्यूरिंग कोलिजन। इसके बाद ये बेस्ड ऑन कि मटेरियल कैसा है, रिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। अगर ये धीरे धीरे रिफॉर्म होने लगे तो जो कन्वर्ट हुआ था किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, वापस कन्वर्ट होने लगेगा काइनेटिक एनर्जी में। अब यहां पे तीन सिनारियो हो सकते हैं, तीन केसेस हो सकते हैं। अगर ये डिफॉर्म होने के बाद 100% वापस रिफॉर्म हो जाए, राइट, 100% वापस क्या हो जाए, रिफॉर्म हो जाए। अगर ये 100% वापस रिफॉर्म हो जाएगा तो पहले काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ किसमें, पोटेंशियल में, और जितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ था वापस कन्वर्ट हो गया किसमें। तो लेट्स से शुरू में नेट काइनेटिक एनर्जी 10 जूल था, जैसे जैसे कोलाइड होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी 10 से 9, 8, 7 कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 से 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर वापस रिफॉर्म होने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी 7 से 8, 9, 10 और जो पोटेंशियल एनर्जी था 3 से 2, 0, 1, 0 ऐसे हो जाएगा। तो 100% अगर रिफॉर्म हो गया तो जितना कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में होता, पोटेंशियल वापस कन्वर्ट हो गया किसमें, क्या किसी टाइप के काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस हुआ, नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी में किसी भी टाइप का लॉस नहीं हुआ है और इलास्टिसिटी की वजह से ये पूरी तरीके से रिफॉर्म हो चुका है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, राइट। और सही टर्म इसका होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें जितना डिफॉर्मेशन हुआ था उतना ही क्या हो गया है, रिफॉर्मेशन। तो पहला केस हमारे पास यहां पे मिला, E इज इक्वल टू क्या, 1। भाई जितना डिफॉर्म था वापस उतना क्या हो गया है, रिफॉर्म हो गया है। E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। इसको हम बोलेंगे क्या, इलास्टिक कोलिजन। याद करो तुमने भी इलास्टिक कोलिजन क्या क्या है, पढ़ा हुआ है और तुमको बताया गया है इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व। ऐसे नहीं बोलते बेटा, तुमने सीखा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, नहीं। सिंस कोलिजन इलास्टिक है इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। नो डाउट अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, बट मेन कॉज क्या है, कोलिजन का इलास्टिक होना, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, ना कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है इसलिए कोलिजन इलास्टिक है। बात आई समझ में भैया। चोरी हो रही है शहर में इसलिए पुलिस को बनाया गया है, ना कि पुलिस है इसलिए चोरी हो रही है।
बात आई समझ में? कॉज एंड इफेक्ट बहुत मैटर करते हैं, उल्टा नहीं पढ़ना है। आया समझ में? कोलिजन इलास्टिक है, जिसकी वजह से ये जितना डिफॉर्म था वापस के रिफॉर्म हो गया। अब बोलेंगे सिंस ये वापस रिफॉर्म हो गया इसलिए काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया हुआ, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अभी मैं पूरे पॉइंट्स लिखा दूंगा, सिर्फ इतने नहीं, पूरे पॉइंट्स लिखाऊंगा। थोड़ा सा क्या करो, जस्ट को समझो कि क्या बात कर रहे हैं। अगला केस ऐसा है, अगला केस ऐसा हुआ कि वापस से क्या हुआ, ये कोलाइड हुए। शुरू में इनके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी थी कितनी? 10 जूल। जैसे ही कोलाइड हुए ये 10 जूल कन्वर्ट होता गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है धीरे धीरे, 10 से 9, 8, 7, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है 0 से 1, 2, 3। ये हुआ किसमें? ड्यूरिंग कोलिजन। उसके बाद ये वापस रिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है, तो वापस रिफॉर्म होगा ये डिपेंड करेगा इसकी इलास्टिसिटी पे। ये रिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है पर 100% रिफॉर्म नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा रिफॉर्म हुआ। जब थोड़ा सा ये क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी धीरे से थोड़ी वापस से क्या हुआ, कम हुआ। 3 जूल पोटेंशियल एनर्जी था, 3 से कम हुआ 2, 2 से कम हुआ 1, पर 100% रिफॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए कुछ एनर्जी उसमें रह गई। और काइनेटिक एनर्जी जो 7 में पहुंच गया था, 7 से हुआ 8, 8 से हुआ 9। क्या वापस काइनेटिक एनर्जी पूरा मिला? नहीं। तो 100% रिफॉर्म नहीं हो पाया है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ है? कुछ लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 1 जूल, जितना कन्वर्ट हो गया किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो परमानेंट पोटेंशियल एनर्जी उसमें क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। ऐसे टाइप के कोलिजन को बोलेंगे पार्शियली इलास्टिक। इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल इलास्टिक, राइट। ये रिफॉर्म तो हुआ पर 100% रिफॉर्म नहीं हो पाया। तो इसमें जितना डिफॉर्म हुआ था, रिफॉर्मेशन थोड़ा सा हुआ है। तो सेकंड केस हो जाएगा हमारे पास, ई की वैल्यू उसके लिए क्या होगा? लेस देन 1, और ऐसे कोलिजन को हम बोलेंगे पार्शियली इलास्टिक। अब सिंस ये पार्शियली इलास्टिक है, तुम चाहो तो इसको पार्शियली इनइलास्टिक भी कह सकते हो, राइट। पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन भी बोला जा सकता है। यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तीसरा केस देखो हमारे पास ऐसा है। थर्ड केस में ऐसा हुआ कि लेट्स से ये आटे के गेंद है, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी, कुल टोटल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। ये आए टकराए, और जैसे जैसे टकराते गए इनमें डिफॉर्मेशन होता गया। ये 10 जूल की एनर्जी कम होती गई, 10 से 9, 8, 7, और इसे डिफॉर्मेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता गया। अब जब रिफॉर्मेशन की बात आई तो ये जो मटेरियल थे ये टोटल इनइलास्टिक टाइप के मटेरियल थे, राइट। जिसको दूसरा टर्म यूज किया जाता है प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक का अपोजिट प्लास्टिक होता है। तो इसमें वापस से रिफॉर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन रिफॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर रिफॉर्मेशन नहीं हुआ तो उस 3 जूल पोटेंशियल एनर्जी से क्या कुछ वापस मिलेगा? वापस नहीं मिलेगा। तो इसमें ये दोनों ऐसे ही रह जाएंगे, 3 जूल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी 10 से कितना हो गया? 7। इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है? मैक्सिमम हुआ है। इसमें किसी भी टाइप का रिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो रिफॉर्मेशन की वैल्यू कितनी? 0। तो इसमें जो ई की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी जाएगी? 0। और इस तरह को हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन, या तुम बोल सकते हो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या बेस्ड ऑन डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन, 3 टाइप के हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, राइट। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक। अब हमारे सिलेबस में पार्शियली इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? या तो इलास्टिक या तो इनइलास्टिक। क्लियर है ये? अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि भाई रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन कितना हुआ है, लेकिन डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन को एग्जैक्टली तो मेजर नहीं कर पाओगे कि इतना डिफॉर्म इतना रिफॉर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लिखने का एक और तरीका है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है यहां पे, उसको लिखने का हमारे पास एक और तरीका है। तरीका है इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। किस वेलोसिटी से कोलिजन के बाद दोनों सेपरेट हो रहे हैं और कोलिजन से पहले किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे थे।
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखो बेटा, दोनों सेपरेट तब होंगे जब v2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, v1 से। मान लो ये कोलिजन के बाद 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है और वो पीछे पीछे 7 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो एक्चुअल कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड से। भाई ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये 7 से जा रहा है, तो एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ रहा है किससे, 3 मीटर पर सेकंड से। तो सेपरेशन को हम लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई कोलिजन से पहले किस एक्चुअल वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा था। कोलिजन हुआ है मतलब पीछे की वेलोसिटी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। इसको मैं u1 u2 लिख दे रहा हूं। तो अब ये आगे जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से और ये उसके पीछे आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो एक्चुअल कितने वेलोसिटी से पास आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो इसको हम लिखेंगे क्या, u1 माइनस u2। और इस फॉर्मूले से चीजें क्या हो जाती है, बहुत ही आसान हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो e की वैल्यू है वो है क्या, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। इससे हम चाहें तो e की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? चलो पहले यहां तक नोट करो, अभी कंप्लीट नहीं, अभी तो बहुत डिस्कस करेंगे हम इसमें, पहले इसको नोट करो जरा। चलो देखो बेटा, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर कोलिजन इलास्टिक है, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। उल्टा नहीं बोलना है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है इसलिए कोलिजन इलास्टिक है, भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसी तरह से हमें यह भी समझ में आ गया कि कोलिजन इनइलास्टिक है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो किस टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, किस टाइप के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट, तीनों ही टाइप में। समझो, जब दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा विच इज नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम की तरह क्या करूं, कंसिडर करूं, तो ये फोर्स कैसा है, इंटरनल, राइट, ये फोर्स इंटरनल है। अगर फोर्स इंटरनल हुआ तो सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। देखो बेटा, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स देख रहे हैं, जबकि कोलिजन इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा या पार्शियल इलास्टिक होगा, वो इस स्टेप के बाद डिफाइन हो रहा है। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग कोलिजन के बाद ये रिफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा और कितना रिफॉर्म कर जाएगा उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कोलिजन इलास्टिक है, इनइलास्टिक है या पार्शियल, राइट। तो वो तो बात की बात है। उससे पहले ही जब दोनों टकरा रहे हैं, जब दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो हमने बोला कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है, इंटरनल। अगर हम इन दोनों को क्या करें, एक सिस्टम की तरह माने, और अगर इन दोनों को एक सिस्टम की तरह हम कंसीडर करेंगे तो इंटरनल फोर्स हम कहेंगे कि नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, मतलब दोनों को मिला के। हाँ, इसको इंडिविजुअल कंसीडर करोगे और इसको इंडिविजुअल कंसीडर करोगे तो इस पे लगने वाले जो नॉर्मल रिएक्शन है फॉर इंडिविजुअल m1 वो क्या है, एक्सटर्नल, जिसकी वजह से m1 की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो तुम खुद देख रहे हो, पहले u1 था, बाद में v1 हो गया। इसी तरह से इंडिविजुअल m2 को कंसीडर करोगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, एक्सटर्नल, अगेन उसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई, मोमेंटम चेंज हो गया। पर अगर तुम इनको एक साथ मानोगे तो हम बोलेंगे नेट मोमेंटम में कोई चेंज, अगर एक की का मोमेंटम बढ़ेगा तो दूसरे का मोमेंटम उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये सारे फैक्टर्स हम क्यों देख रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, वो भी देख लो। क्वेश्चन जो पूछेगा वो इस तरह से पूछेगा कि भाई पहले का मास m1 है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, दूसरे का मास इतना है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, दोनों कोलाइड हुए, कोलिजन इस टाइप का था, बताओ दोनों की वेलोसिटी कितनी। तो तुमसे v1 भी पूछेगा और v2 भी पूछेगा। कितने अननोन हो गए, दो अननोन। अगर अननोन दो हैं तो कम से कम कितने इक्वेशन चाहिए, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। तो पहला इक्वेशन तो बेटा मुझे यहां से दिख रहा है, क्या, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस v2, जो कि कंपैरेटिवली काफी सिंपल है, राइट। अगर यार इलास्टिक हुआ तो e की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इनइलास्टिक हो तो 0। और अगर मान लो पार्शियली इलास्टिक उसने पूछ लिया, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, पर अगर पूछ लिया तो हो सकता है e की वैल्यू दे, लेट्स से 1/2, 1/3, 1/4, तब तो पहला इक्वेशन यहां से पता चल गया। दूसरा इक्वेशन कहां से बनाएंगे, आज तक तुम दूसरा इक्वेशन बना रहे थे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इस तरह से। देखो, तो पहला इक्वेशन हमें मिला है कहां से, राइट, e की वैल्यू से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो e की वैल्यू 1, इनइलास्टिक होगा तो 0।
और इन केस अगर पार्शियली इलास्टिक का क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू दे देगा, राइट, ई की वैल्यू दे उधर। पहला इक्वेशन हमें यहां से मिल गया है ना, ई की वैल्यू अगर इलास्टिक है तो 1, इन इलास्टिक है तो 0, और पार्शियल इलास्टिक अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो ई की वैल्यू क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। पर हमें दूसरा इक्वेशन भी तो चाहिए भाई, दो अगर अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए हमें कम से कम। अब दूसरा इक्वेशन कहां से लाएंगे, तुमको अभी तक यूज कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन बेटा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, इलास्टिक में। क्या पार्शियली में और इन इलास्टिक में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा पाओगे, नहीं। तो दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, तो दूसरा इक्वेशन आएगा कहां से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। हमने ये बोला कि भाई इसी पॉइंट पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि लगने वाला जो फोर्स है, राइट, वो कैसा है, इंटरनल, और इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब है कि नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसके बाद ये डिफाइन हो रहा है कि जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा या पार्शियली होगा। उसके पहले ही डिफाइन हो गया कि फोर्स जैसा कैसा है, इंटरनल, और इंटरनल फोर्स में नेट मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जिसको हमें क्या करना है, नोट करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम is applicable, conservation of momentum is applicable for elastic, inelastic, elastic, inelastic and partially elastic collision, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। तो चाहे किसी भी टाइप का यहां पे क्या हो, मोमेंट वो कोलिजन हो, सब में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इसका भी ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा लगे कि उन्होंने कोलिजन को डिफाइन नहीं किया है कि भाई किस टाइप का कोलिजन है, तो तुम उसमें आंख बंद करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। क्लियर है ये, चलो ये लिख लिया है। थोड़ा सा इसको क्या करते हो और देखते हैं, है ना, इसको हम अभी क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे, पर थोड़ा सा और देखते हैं। देखो हमें देखना है टाइप्स ऑफ कोलिजन, कि कोलिजन किसके टाइप, कितने टाइप के हैं। तो जब भी हम टाइप्स देख क्या करते देखते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिस होना चाहिए। तो यहां पे 3 अलग अलग बेसिस हैं हमारे पास, जिसकी बेसिस पे या जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज करेंगे। तो टाइप ऑफ कोलिजन जब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो पहला हम देख रहे हैं on the basis of coefficient of restitution, right, on the basis of coefficient of restitution। इसके बेसिस पे जब हम क्या कर रहे हैं, कोलिजन देख रहे हैं, तो 3 टाइप का है। पहला है हमारे पास क्या, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें ई की वैल्यू कितनी होगी, 1, राइट, क्योंकि जितना डिफॉर्मेशन होगा उतना ही रिफॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड हमारे पास हो जाएगा इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें ई की वैल्यू कितनी, 0, क्योंकि डिफॉर्मेशन तो हुआ पर रिफॉर्मेशन कितना था, 0, कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसी तरह से हम यहां पे डिफाइन करेंगे तीसरा हमारे पास, राइट, जो क्या हो जाएगा, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, जो बोलना चाहे हम बोल सकते हैं। इसमें जितना डिफॉर्मेशन हुआ था रिफॉर्मेशन उतना नहीं हुआ, तो ई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, राइट, लेस देन 1। तो ये हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसी तरह से दूसरा हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दूसरा हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट, राइट। क्या मीनिंग है इसका, मैं समझा दे रहा अभी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट से हमारे पास 2 टाइप के कोलिजन होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। पहला जो टाइप है वो कहलाता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन ऐसा कोलिजन है जिसमें लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम होते हैं। अभी मैं समझा रहा कि लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब क्या है। तो पहला तो हम इसमें लिख लेंगे लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट इज सेम। इसका मीनिंग सीधा सीधा हुआ कि लेट्स से 2 मास है हमारे पास, एक है m1 और दूसरा है m2।
राइट, एक m1 है और दूसरा m2 है, दोनों सेम लाइन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इनका जो लाइन ऑफ मोशन, जिस लाइन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो कहला जाएगा क्या, लाइन ऑफ मोशन। लेट्स से हमने ये बोला कि यार ये जो है ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, दोनों बिल्कुल सेम लाइन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और जैसे ही दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, तो फोर्स लगने से वो वापस क्या होंगे, आएंगे। तो उनका इंपैक्ट जो होगा वो सेम उसी लाइन में होगा जिस लाइन में क्या कर रहे थे, ये मूव कर रहे थे। तो अगर ये दोनों क्या हुए, कोलाइड हुए, एक यहां पे और दूसरा यहां पे, तो इनमें जो फोर्स लगेगा, जो अपोजिंग नेचर का फोर्स होगा, वो भी क्या होगा, सेम लाइन में लगेगा, और वही उसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो इसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या है, सेम है, मतलब उसी लाइन में मूव कर रहे थे और एग्जैक्टली उसी लाइन में क्या हुआ, इन पे इंपैक्ट हुआ। अगर फोर्स अपोजिंग नेचर का ज्यादा हुआ तो उसी लाइन में क्या हो जाएंगे, सेपरेट भी हो जाएंगे। इनको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप का जो कोलिजन होता है इसे हम कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन। तो जो सेकंड टाइप ऑफ ऑब्लिक कोलिजन, ध्यान ये रखना है कि नीट के सिलेबस में ये नहीं है, राइट। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्लिक कोलिजन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। अब ये हो जाएगा जिसमें लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या रहेंगे, अलग अलग होंगे। तो हम यहां पे डिफाइन करेंगे लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर डिफरेंट। लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट आर डिफरेंट। अब ये मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट यहां है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां है और दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं कि अगर ये दोनों आए तो एक दूसरे में टच होंगे। ऐसा नहीं कि एक यहां एक यहां, ऐसे में कोई कोलिजन नहीं हो सकता। एक यहां और एक यहां है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं, इस तरह से। अब ये आए और आएंगे तो इस तरह से क्या करेंगे, टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो इस तरह से, तो एक पे फोर्स इधर लगेगा और दूसरे पे फोर्स, तो जिस लाइन में इन पे फोर्स लगेगा, जिधर टकराने के बाद ये रिबाउंड कर सकते हैं, वो हो जाएगा क्या, लाइन ऑफ इंपैक्ट। वो हो जाएगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो लेट्स से हमने बोला कि ये क्या है, एक लाइन है जिस पे मोशन कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट यहां है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां है, एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। तो ये हो गया इनका क्या, लाइन ऑफ मोशन। ये हो गया लाइन ऑफ मोशन, वो कॉमन लाइन जिसमें ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोनों आएंगे, एक यहां पे, राइट, एक यहां पे है और दूसरा यहां पे, इस तरह से इनमें क्या होगा, कोलिजन। ये था इनका लाइन ऑफ मोशन। लेकिन इनमें फोर्स इधर लगेगा और इधर लगेगा, तो ये हो जाएगा इसका क्या, लाइन ऑफ इंपैक्ट। राइट, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। तो जिस लाइन में फोर्स लगेगा, टकराने के बाद जब इस तरह से आए, टकराए और ऐसे मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो जब दोनों अलग अलग होंगे, हम बोलेंगे कि मोशन कैसा, सॉरी, कोलिजन कैसा है, ऑब्लिक कोलिजन है। ध्यान रखना है, ये हेड ऑन कोलिजन भी इलास्टिक, इनइलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक हो सकता है, और वैसे ही ऑब्लिक भी इलास्टिक, इनइलास्टिक या पार्शियल इलास्टिक हो सकता है। जितने भी कोलिजन हम पढ़ने वाले हैं वो सारे कैसे पढ़ेंगे, हेड ऑन पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से तीसरा टाइप भी होता है, राइट, तीसरा भी टाइप है, ये है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। राइट, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के बेसिस पे हो जाएगा हमारे पास, एक हो जाएगा 1D कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन, मतलब इनकी जो वेलोसिटी, इनका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहे। राइट, हो सकता है पूरा एक्स एक्सिस में क्या करे, मूव करे, और मूव करने के बाद, कोलिजन करने के बाद एक्स एक्सिस में रिबाउंड कर जाए या उसी में चला जाए, वन डायमेंशन। पर अगर मान लो एक यहां पे ऐसे आ रहा है और दूसरा ऐसे आ रहा है, और अगर इस तरह से कोलाइड किया और एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, तो ये इनका जो वेलोसिटी होगा वो एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट में है। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल कोलिजन। अब 2D हमने क्या किया है, मोशन पड़ा हुआ है। जब जब 2D मोशन पड़ा हुआ है, हमने ऐसा बोला है कि यार सारे 2D को ऐसा मानना है कि 2 बार मोशन इन वन डायमेंशन। तो अगर कोलिजन 2 डायमेंशनल हुआ तो उसको भी हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि 2 बार कोलिजन हुआ है, किसमें, वन डायमेंशन। एक्स एक्सिस के लिए अलग सॉल्व करेंगे और वाई एक्सिस के लिए अलग सॉल्व करेंगे। क्लियर है ये? तो ये है हमारा पूरा टाइप्स ऑफ कोलिजन। राइट, नोट कर लेना इसको।
देखो बेटा, डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन उसके बावजूद 2 या 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, राइट। बस इस चीज के लिए श्योर रहो कि डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, क्योंकि ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट हाँ इससे क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन मिला है, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। बट उसके बावजूद 2 से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, और उसको मैं अलग से लिखा भी दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हमने यहां लिखा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कैसा क्वेश्चन होगा वो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेट्स से मैंने बोला कि मेरे पास एक मास है जो 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से यहां पे दूसरा मास है जो 5 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो इनके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, E की वैल्यू कितनी, 1/2, राइट। E इज इक्वल टू दिया है हाफ। बोला है अगर कोलिजन के बाद, राइट, अगर कोलिजन के बाद m1 की जो वेलोसिटी है वो हो जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, तो m2 की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये u1 गिवन है, ये क्या कंसीडर कर लेंगे, u2। ये बोला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है, अगर v1 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है तो v2 की वैल्यू कितनी होगी, ये दिया हुआ है। अब इनमें जो सॉल्व करना है या जो देखना है वो ध्यान रखना है साइन का। सिंस हम बात कर रहे हैं किसकी, वेलोसिटी की, साइन कन्वेंशन हमेशा क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। मतलब अगर तुम पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या ले रहे हो, प्लस, तो अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। और सॉल्व करने से अगर आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव लिया है वो उधर ही जाएगा, और सॉल्व करने से आंसर माइनस आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है उसके अपोजिट जाएगा। अब फॉर्मूला हमारा क्या है, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई, तो काफी फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। E की वैल्यू गिवन है, V2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है, V1 की वैल्यू कितनी, राइट। V1 की वैल्यू हमने बोला कि वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम लेंगे कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। U1 की वैल्यू कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और U2 की वैल्यू क्या लेंगे, -5 मीटर पर सेकेंड। E की वैल्यू गिवन है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। आंसर क्या आ रहा है वो भी बता दो। V2 की वैल्यू प्लस या माइनस, प्लस ही आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 12.5 मीटर पर सेकेंड। प्लस आ रहा है, इसका मतलब है कोलिजन के बाद ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा। क्लियर है ये। मान लो एग्जांपल लिया कि एक छोटा सा मास है जो 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और इधर से काफी हैवी कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, लेट्स से बुलडोजर या जेसीबी, इस तरह से क्या कर रहा है, आ रहा है वापस इधर पे। इसकी भी जो वेलोसिटी है, राइट, ये भी जब इधर आ रहा है, ये आ रहा है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड से, बुलडोजर या जेसीबी। बोला हुआ है अगर E की वैल्यू 1/4 है तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन क्या होगा। करो इसे भी। आंसर -7.5। देखो बेटा, यहां पे ये बताना जरूरी क्यों था कि ये बुलडोजर या बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। ये इसलिए बताया गया है कि अगर ये एक बिल्कुल स्मॉल सा कोई ऑब्जेक्ट जाके बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से क्या करे, कोलाइड भी करे, तो भी इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो इन जनरल यही बताने की कोशिश की गई, इसलिए यहाँ पे इसका टर्म बताया हुआ है कि मान लो एक जेसीबी ऐसे जा रहा है, एक बॉल उससे टकराएगा भी, तो भी वो उतनी ही वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। मतलब ये हुआ कि u1 की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया है और इसे क्या लेंगे, माइनस। u1 को हम लिखेंगे क्या, 5 मीटर पर सेकेंड, और v1 हमें क्या करना है, निकालना है, इसी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इसी तरह से u2 हम लिखेंगे क्या, -5 मीटर पर सेकेंड, और v2 भी कितना रहेगा, -5 मीटर पर सेकेंड।
राइट, जितनी वेलोसिटी कोलिजन से पहले उतनी वेलोसिटी इसकी कोलिजन के बाद में, और ई की वैल्यू कितनी है 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, -7.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कोलिजन के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा, कितने से 7.5 मीटर पर सेकेंड से। जल्दी से लोगों से a ball is dropped from a height of 10 meter after colliding with the surface it bounces back after colliding with the surface it bounces back to a height of 5 meter. It bounces back to a height of 5 meter. Then find the coefficient of restitution. Then find the coefficient of restitution for collision between ball and the surface. Collision between ball and the surface. क्वेश्चन आ रहा समझ में? यहां से हमने क्या किया, एक बॉल को गिराया 10 मीटर के हाइट से, गया सरफेस से टकराया और टकराने के बाद कितने मीटर तक वापस आया, 5 मीटर। तो इनके बीच जो कोलिजन हो रहा है उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होगी, वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो एक ट्राई करो, तो ना रेस्टू लेते हुए वहां पे h1 और h2 की वैल्यू तुम पुट करके आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो लेट्स से ये हमारा क्या है, सरफेस है, और एक बॉल को हमने h1 हाइट से क्या किया है, ड्रॉप किया है। तो इस तरह से आएगा, कोलाइड करेगा, और कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक रिबाउंड किया है, राइट, h2 हाइट तक रिबाउंड कर लिया। अब समझो, इसको हम क्या करें, दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहला पार्ट है डाउनवर्ड मोशन और दूसरा पार्ट है अपवर्ड मोशन, है ना। डाउनवर्ड मोशन में ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और कोलिजन के ठीक बाद की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड मोशन में। अब एक चीज समझो, डाउनवर्ड मोशन का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो कोलिजन के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो, राइट। यहां से गिराए और यहां पे आके क्या कर रहा है, टकरा रहा है, तो कोलिजन जिससे होता है वही कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो डाउनवर्ड मोशन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो कोलिजन के लिए इनिशियल, और राइट आफ्टर कोलिजन यहां से क्या करेगा, बाउंस करेगा। तो कोलिजन के बाद की फाइनल वेलोसिटी वो अपवर्ड मोशन क्या, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। यहां से गिराया, गिराते समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, और ये आके कोलाइड कर रहा है लेट्स से कितने से, u1 से, u इज इक्वल टू 0, कोलाइड कर रहा है u1 से। तुरंत कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v1, तो कोलिजन के लिए फाइनल वेलोसिटी, बट अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड मोशन के लिए इनिशियल, और फाइनल फिर से कितना हो जाएगा, 0। यहां तक क्लियर है, गुड। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम देख रहे हैं फॉर बॉल, राइट, बॉल के लिए देख रहे हैं, और बॉल में सबसे पहले हमने देखा डाउनवर्ड मोशन को। अगर हम डाउनवर्ड मोशन की बात करें तो हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, u1 स्क्वायर, इनिशियल कितना, 0, 2g, और h की जगह पे क्या रखेंगे, h1। तो यहां से u1 की वेलोसिटी, u1 आ रहा है कितना, √2gh1, पहले हमें ये मिल गया। उसके बाद हम देख रहे हैं किसके लिए, अपवर्ड मोशन, राइट, अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल कितना, 0, इनिशियल कितना, v1, तो v1 स्क्वायर, साथ ही साथ माइनस 2gh2, तो v1 की वैल्यू आई कितनी, √2gh2, ये हमें मिल गया। अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, ध्यान रखना,
राइट। अभी हमने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, वो भी हमें लगाना पड़ेगा। बात कर रहे हैं किसके लिए, सरफेस के लिए। तो अगर हम सरफेस की बात करें तो कोलिजन से पहले भी रेस्ट में था, कोलिजन के बाद भी रेस्ट में है। इसका मतलब है U2 की वैल्यू भी 0 और V2 की वैल्यू भी, राइट, U1 V1 U2 V2। अब हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, E की वैल्यू। E क्या लिखते हैं, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई U1 माइनस U2। V2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0 माइनस। अब V1 को देखिए, तो ध्यान से देखो बेटा, अगर इस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, प्लस, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, राइट। कोलिजन से पहले ऐसे था, कोलिजन के बाद ऐसे हो गया, तो उसको हमें लेना पड़ेगा माइनस। तो यहां लिखेंगे माइनस, और V1 की जगह पे 2GH2 डिवाइड बाई U1। U1 क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2GH1 माइनस U2 की वैल्यू कितनी, 0। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ऊपर में आएगा अंडर रूट 2GH2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2GH1। तो बेटा 2G से 2G क्या हो जाएगा, कैंसिल, और E का फॉर्मूला तुम क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, H2/H1। इसको तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। सीधा सीधा इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि सर H1 कौन सा है, H2 कौन सा है, तो बेटा कुछ भी रख के देख लो। अगर E की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गया, मतलब क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है ना। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहां से तुम ड्रॉप करोगे, कोलाइड करने के बाद इतना ऊपर चला जाए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा वहां पे। तो सीधा सीधा ऐसे यहां पे वैल्यू पुट करोगे, तो H2 कितना है, 5 मीटर, H1 कितना है, 10 मीटर, तो आंसर कितना आएगा, 1/√2। क्लियर है ये। सोचो जरा एक और चीज देखो, अगर E की वैल्यू 1 होगी तो H2 और H1 क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब जितने से हम क्या करेंगे, गिराएंगे, वापस उतनी हाइट तक आएगा। और अगर E की वैल्यू 1 है, मतलब टाइप ऑफ कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। तो बेटा जब जब कोलिजन इलास्टिक होता है, जितनी हाइट से तुम इसको गिराओगे उतनी हाइट तक वापस पहुंच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जितने वेलोसिटी से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी। तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है, इसको हम क्या करें, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं। तो अगर इलास्टिकली 10 मीटर पर सेकंड से क्या करेगा, दीवार से टकराएगा, तो कोलिजन के बाद उतनी ही वेलोसिटी से वापस भी आएगा। क्लियर है ये। चलो इतने पार्ट को नोट कर लो। कर ले ऐसे। देखो, तो ये हमने यहां पे क्या किया है, कुछ क्वेश्चंस देखे हैं बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। इनमें से ये वाला फॉर्मूला भी तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, E = √H2/H1, है ना। अब हमें क्या करना है, देखना है, मेन इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा कि दो मासेस हैं, दोनों की वेलोसिटी गिवन है, दोनों कोलाइड हुए, आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो इसको हम जनरल फॉर्म में क्या कर ले रहे हैं, सॉल्व करके याद रख ले रहे हैं। अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज सॉल्व करते करते वो याद हो जाता है, जिससे जब भी वो V1 और V2 क्या करेगा, पूछेगा, हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे और वहां से क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा टाइम वहां पे क्या कर सकता है, काफी बच सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया देखा, और ये जनरल फॉर्म में कर रहे हैं। जनरल फॉर्म कहने का मतलब है चाहे कोलिजन इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे पार्शियली हो, कैसा भी हो, हम सबके लिए क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो यहां पे हमने कंसिडर किया कि लेट्स से हमारे पास एक M1 मास है जो मूव कर रहा है कितने से, U2 से, दूसरा मूव कर रहा है, सॉरी M1 है जो U1 से मूव कर रहा है, दूसरा मास है M2 जो मूव कर रहा है कितने से, U2 से। दोनों में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। आफ्टर कोलिजन M1 मूव करने लग गया किससे, V1 से, और वो हमें निकालना है। और M2 मूव करने लग गया किससे, V2 से। ये भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कितने अननोन हो गए, दो, V1 और V2। कम से कम कितने इक्वेशन लगाएंगे, दो। तो पहला इक्वेशन जो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, वो यूज करेंगे E का, राइट। तो हमने लिखा E = V2 - V1 डिवाइड बाई U1 - U2, इस तरह से। और दूसरा हमने क्या किया, यूज किया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कि किस टाइप का कोलिजन है, हमें यह पता है कि कुछ भी हो जाए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो एप्लीकेबल रहेगा ही, और वो हम लिखेंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है m1u1 प्लस m2u2 और फाइनल हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, राइट। m2v2 हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? v1 एंड v2 की। अगर मान लो मुझे v1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे v2 की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? यहां पुट करनी पड़ेगी, या उल्टा यहां से v2 की वैल्यू निकाल के यहां मुझे पुट करना पड़ेगा, राइट। किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से पहली चीज तो ये तो इतना ही रहेगा, इसको बार बार इतना लंबा टर्म ना लिख के हम सिर्फ क्या लिखेंगे? P इनिशियल ही लिखेंगे। हम इसे क्या करेंगे? P इनिशियल ही लिखेंगे, बाद में इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो यहां पे लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या कर दिया? v2 की वैल्यू निकाली, तो यहां हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2। तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई? v1 प्लस e टाइम्स u1 माइनस u2। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसे पुट कर दे रहे हैं यहां पे। तो हमें मिला p इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, और v2 की जगह पे पुट कर रहे हैं v1 प्लस e u1 माइनस u2। क्या कॉमन आ जा रहा है? v1, क्योंकि उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो v1 को हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। यहां पे क्या बचा हमारे पास? m1 प्लस m2e u1 माइनस u2, और इधर पे क्या है? p इनिशियल, राइट। इधर पे हमारे पास p इनिशियल है। तो यहां से हम क्या करेंगे अगर निकालें? नहीं, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, सॉरी। यहां से v1 कॉमन नहीं आएगा बेटा पूरा, है ना। पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, v1 कॉमन नहीं आएगा, सॉरी। इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे सीधा सीधा m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2e ब्रैकेट में u1 माइनस u2। ये पूरा टर्म पहले इधर आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बचेगा m1 v1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू p इनिशियल, और ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस m2e ब्रैकेट में u1 माइनस u2। यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं? v1 कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में बचा m1 प्लस m2। देखो, इसको हम चाहे तो थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो जाएगा p इनिशियल प्लस m2e ब्रैकेट में u2 माइनस u1। तो v1 आ गया p इनिशियल प्लस m2e u2 माइनस u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हमने यहां पे क्या कर लिया? निकाल लिया है v1। अगर v1 इस तरह से आ रहा है तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं किसको? v2। तो v2 की जो वैल्यू आएगा वो यही आएगा p इनिशियल, जब यहां पे 1 था तो यहां पे m2 है, यहां पे 2 है तो यहां पे क्या आएगा? m1e ब्रैकेट में आएगा u1 माइनस u2 डिवाइड बाई नीचे में m1 प्लस m2। याद रखने का जो तरीका वो ये कि दोनों में p इनिशियल और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, p इनिशियल डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये तो आएगा ही आएगा। अगर यहां पे 1 निकाल रहे हो, 1 लिखना है तो यहां पे लिखो m2e, और ब्रैकेट में यहां पे 2 पहले है तो यहां पे भी 2 पहले, u2 माइनस u1। इसी तरह से अगर v2 निकालना है तो यहां पे लिखना है m1e और ब्रैकेट में u1 माइनस u2। अगेन किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि नहीं इसको बिल्कुल याद रखना ही है, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं कि इनको रटना है। मैं खुद रटने के उसके अगेंस्ट में हूं, बट अगर सॉल्व करते करते ये तुमको याद हो जाएगा तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर तुम क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। इलास्टिक कोलिजन बोलेगा तो ई की जगह पे क्या पुट करोगे? 1। इन इलास्टिक बोलेगा तो 0, और पार्शियल इलास्टिक अगर रहेगा तो ई की वैल्यू क्या करेगा? वो देगा। अगर तुम यहां पे इनको भूल जाते हो इन केस, तो बेटा ध्यान रखना है 2 अननोन तो 2 इक्वेशन चाहिए। पहला इक्वेशन आ जाएगा इससे और दूसरा इक्वेशन आएगा यहां से, तो तुम क्या कर सकते हो? यहां से फिर से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, बट ज्यादा रिकमेंडेड होगा इनको क्या कर लो? याद रख लो। क्लियर है ये? तो किसी भी टाइप का मोशन हो तुम यहां पे क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो, बाकी का कंटिन्यू करेंगे अपन कल वाली क्लास में। थैंक यू।